गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग सतीश चंद्रा की मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन पे जो पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तक के 4 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं। हम लोग फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप की बात कर रहे थे। जो यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था किस तरह से उसकी शुरुआत हुई थी, वो कैसे ताकतवर होती गई, उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। देर नहीं करते हैं बच्चों, लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते हैं। द फ्यूडल सिस्टम इज एसोसिएटेड विद 2 अदर फीचर्स। फर्स्ट इज द सिस्टम ऑफ सर्फडम। अ सर्फ वॉज अ पीसन हु वर्क ऑन द लैंड बट कुड नॉट चेंज हिज प्रोफेशन or migrate to any other area or marry without the permission of his lord or master. बच्चों, जो सामंतवादी व्यवस्था यूरोप में थी, जो फ्यूडल सिस्टम था, उसमें 2 खास बातें थीं। क्या? पहला था सर्फडम। सर्फडम क्या होता है? सर्फ किसे कहा जाता है? सर्फ एक किसान होता था जो इन सामंतों की ज़मीन पर काम करता था, खेती करता था। वो अपना व्यवसाय यानी खेती काम करने का जो उसका कार्य है, उसका जो पेशा है, उसको वो बदल नहीं सकता था, और न ही वो किसी और जगह जाकर बस सकता था, और न ही बिना अपने मालिक की इजाज़त के वो विवाह जैसा कोई संबंध बना सकता था। कह लीजिए एक तरह से गुलाम या दास। Associated with this system was the manor. The manor was the house or castle where the lord lived. In many of the European countries, large tracts of land were owned by the lords of these manors. A part of the land was cultivated by the lord directly with the help of serfs, who had to divide their time between cultivating their own fields and the fields of their master. बच्चों, मैनोर एक और टर्म है। मैनोर एक ऐसा घर, बंगला कह लो, जहाँ पर कि जमींदार या सामंत रहता था। बहुत सारे यूरोपीय देशों में बहुत बड़ा जो क्षेत्र है कृषि भूमि का, वो इन जमींदारों के कब्जे में होता था, और ये जमींदार इन्हीं मैनोर्स में रहते थे। बच्चों, बहुत सारी ज़मीन इन ज़मींदारों के पास होती थी, जिनमें से कुछ हिस्से पर, ज़मीन के कुछ हिस्सों पर ये जो ज़मींदार होते थे, ये सीधे तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे खेती करवाते थे, और खेती के लिए ये जो सर्फ थे, इनके द्वारा ये लोग खेती करवाते थे। ठीक है। और ये जो सर्फ हुआ करते थे, यानी ये जो पीसेंट जिनका अभी हमने जिक्र किया, ये जो किसान होते थे, गुलाम किसान, इनकी खुद की ज़मीन भी होती थी। तो ये लोग क्या करते थे, अपने काम करने के समय को 2 भाग में बांटते थे। एक समय में वो ज़मींदार के खेतों पे काम करते थे उसके नौकर की तरह, और दूसरे समय में अपने खुद के खेतों में काम करते थे। ठीक है। द लैंड बिलोंग थियोरेटिकली टू द लॉर्ड एंड द सर्फ हैड टू पे हिम अदर ड्यूज इन कैश एंड काइंड। है ना। ज़मीन जो है सैद्धांतिक तौर पर ज़मींदार की मानी जाती थी, और जो सर्फ होता था उसे कोई भी जो चीज़ होती थी, had to pay him, the serf had to pay him other dues in cash or kind. The lord of the manor also had the responsibility of maintaining law and order, dispensing justice etc. हाँ, तो बदले में जो
ये जो नौकर होते थे, सर्फ होते थे, ये पैसे के रूप में अपने ड्यूज़ को चुकाते थे, अपने बकाया को चुकाते थे, ठीक है, और पूरी तरह से जमींदार की दया पर निर्भर करते थे। मैनोर में रहने वाले जो जमींदार लॉर्ड होते थे, कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों के कंधों पर होती थी, यानी पुलिस का, प्रशासन का भी काम ये लोग करते थे। इसके अलावा छोटे मोटे जो विवाद या झगड़े होते थे उसमें वो न्यायाधीश की भूमिका भी अदा करते थे। Since there was a great deal of lawlessness in those days, even free peasants were sometimes prepared to accept the vassalage of the lord of the manor in return for protection. चूँकि उन दिनों में कानून जैसी कोई चीज़ उतनी होती नहीं थी, अराजकता बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत से जो किसान होते थे, जो आज़ाद किसान होते थे, जो कि सर्फ नहीं होते थे, वो भी जो है ज़मींदारों की गुलामी या उनका जो मतलब आदेश है स्वीकार कर लेते थे, ठीक है, और मैनोर में जाते थे ड्यूटी बजाने के लिए, ज़मींदार की सेवा करने लिए। क्यों? क्योंकि बदले में ज़मींदार उनको सुरक्षा प्रदान करता था। Some historians think that the system of serfdom and the manor system are vital parts of feudalism, and that it is wrong to speak of feudalism for societies in which these two did not exist. कुछ इतिहासकार सोचते थे ये जो सर्फडम वाली व्यवस्था है और या फिर ये जो मैनोर सिस्टम है, ये सामंतवाद की बहुत ही जरूरी आवश्यक व्यवस्था थी, उसका अंग थी। लेकिन ये गलत होगा कहना कि फ्यूडिज्म फॉर सोसाइटीज इन विच दीज टू डिड नॉट एग्जिस्ट, कि सामंतवाद वाली व्यवस्था में ये दोनों व्यवस्था नहीं होती थी। ये भी मतलब कहने का मतलब सामंतवाद जरूरी नहीं था कि सामंतवाद में ये सारी भी चीज़ें हों, मैनोर वाली व्यवस्था है, सर्फडम है ना। देखते हैं क्या आगे है। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर वाज नो सर्फडम एंड नो मैनोर सिस्टम एज सच। भारत में भी सामंतवादी व्यवस्था थी, लेकिन भारत में सामंतवादी व्यवस्था जो है उसमें न तो सर्फडम जैसी व्यवस्था थी और ना ही मैनोर जैसी व्यवस्था। बट द लोकल लैंडेड एलिमेंट्स सामंत exercised many of the powers of the feudal lords, and the peasantry was in dependent position to them. In other words, what matter was not whether the peasantry was formally free, but the manner and the extent to which it could exercise its freedom. In many countries of Western Europe, the manor system and the system of labor dues by the peasants disappeared after the 14th century. कहने का मतलब ये है बच्चों कि भारत में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे यानी जो सामंत थे, उनके हाथों में बहुत तरह की शक्तियां, राजकीय शक्तियां होती थी, राज करने वाली शक्तियां होती थी। और जो किसान होते थे वो भी इन सामंतों पर निर्भर थे, ठीक है, या ये कह लीजिए पीसेंट्री वाज फॉर्मली कि बट द मतलब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, यूरोप में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें किसान गुलामों की तरह होते थे और भारत में ऐसा नहीं था। भारत में किसान गुलामों की तरह नहीं होते थे। नहीं, भारत में भी किसान बहुत हद तक सामंतों पर निर्भर थे, डिपेंड थे,
क्योंकि अधिकतर जो ज़मीनें होती थी वो इन ज़मींदारों और सामंतों की ही होती थी, जिनको वो अपना बटाई पे देते थे, यानी किराए पे देते थे, खेती करवाते थे। पर यूरोप जैसा जो बाध्यता थी कि भाई आपको ऐसे रहना है वैसे रहना, आप जगह छोड़ के नहीं जा सकते, ये नहीं, आप शादी नहीं कर सकते बिना अपने लॉर्ड की परमिशन के, इस तरह की बाध्यता भारत में सामंतों के राज में नहीं थी, है ना। लेकिन हाँ, थोड़ा मैनर अलग था, थोड़ा तरीका अलग था। पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे देशों में ये जो मैनर सिस्टम था या जो लेबर ड्यूज था पीसेंट्स का, किसानों का, ये 14वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे समाप्त होने लगा बच्चों। द सेकेंड फीचर ऑफ एसोसिएटेड विद द फ्यूडल सिस्टम। अब आते हैं दूसरी जो जरूरी जो चीज़ जो इस फ्यूडल सिस्टम से जुड़ी हुई थी, वो क्या थी? सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैन्य संगठन से जुड़ी व्यवस्था। क्या? द मोस्ट टिपिकल सिंबल ऑफ द फ्यूडल सिस्टम वॉज द आर्मर्ड नाइट ऑन हॉर्स बैक। Actually, the system of cavalry warfare can roughly be traced back in Europe only to the 8th century. In the Roman times, the chief wings of the army were the heavy and light infantry armed with long spears and short swords. Horses were used to draw chariots in which the officers rode. It is generally believed that the mode of warfare changed with the arrival of the Arabs. The Arabs had a large supply of horses, and their swift movements and mounted archers made the infantry largely ineffective. बच्चों, जो फ्यूडल सिस्टम था, उस फ्यूडल सिस्टम में यूरोप में एक और खास चीज़ जुड़ी हुई थी, ये कि नाइट को क्या, नाइट मीन्स होता है योद्धा, जो पूरी तरह से हथियारों से लैश योद्धा, जो कि घोड़े पे बैठा हुआ है, युद्ध करने वाला, है ना। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था बच्चों, ये जो फ्यूडल्स होते थे यूरोप में, इनके पास अपनी एक छोटी सेना होती थी, एक निजी सेना, जो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रभाव के लिए रखते थे, और वक्त बेवक्त जो राजा होता था उसकी सहायता के लिए भी वो अपनी सेना भेजते थे। इसमें क्या था बच्चों? कैवलरी वारफेयर जो घुड़सवार सेना होती है उसको कैवलरी वारफेयर बोलते हैं। ट्रेस बैक इन यूरोप ओनली टू द 8वीं शताब्दी के बाद से हम यूरोप में देख सकते हैं कि घोड़ों का उपयोग ज़्यादा बढ़ने लगा। कब बढ़ने लगा? जब अरबों का यूरोप के जो राज्य हैं उनसे किसी भी तरह का व्यापारिक वगैरह का संबंध या आने जाने का जो संबंध बना, उसके बाद से यूरोप में जो युद्ध कला है वो काफ़ी कुछ परिवर्तित हुई, और उनमें घोड़ों का प्रयोग, क्योंकि अरब इस मामले में बहुत आगे थे, घोड़ों का अच्छे नस्ल के घोड़े, और उन घोड़ों पर लैस, तीरंदाज, तलवारबाज, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था, रोमन साम्राज्य के समय यूरोपीय रियासतों में जो ऑफिसर्स होते थे मिलिट्री में, जो बड़े अधिकारी होते थे, वो रथों में बैठते थे और उन रथों को घोड़े खींचते थे। स्वतंत्र घोड़े पर बैठ करके एक योद्धा लड़ने के लिए जाए, तीरंदाजी करे, तलवारबाजी करे, ऐसा उस समय तक नहीं था रोमन टाइम में, है ना। और ये जो शुरुआत हुई, जो ये वारफेयर की, जो कैवलरी वारफेयर की, इसकी शुरुआत अरबों के आने के बाद हुई। द अरब्स हैड अ लार्ज सप्लाई, है ना, वो घोड़े सप्लाई करते थे, और अरबों में अरब जो होते थे वो बहुत तेज़ी से, घोड़ों की मदद से बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरे जगह जाना, आक्रमण करना, ठीक है। और इसकी वजह से बच्चों, इस कैवलरी रेजिमेंट की वजह से, इस घोड़े जो घुड़सवार सेना की वजह से, ये अरब क्या करते थे,
इन्फेंट्री को एकदम अप्रभावी कर देते थे। बच्चों इन्फेंट्री बोलते हैं, जो पैदल सेना होती है उसको इन्फेंट्री बोलते हैं। तो ये पैदल सेना जो है एकदम निष्प्रभावी हो जाती थी घुड़सवार सेना के सामने, क्योंकि घुड़सवार जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से स्विफ्ट मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और आप खुद समझ सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि एक तलवार लिए हुए एक सैनिक जो कि नीचे पैदल लड़ रहा है और एक चलता फिरता दौड़ता सैनिक, तो बट नेचुरल है कि वो जो घुड़सवार सैनिक है वो ज़्यादा एडवांटेज में रहेगा पैदल सैनिक के कंपैरिजन में। द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीडेड फॉर द न्यू मोड ऑफ वारफेयर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप। और बच्चों सैन्य संगठन में नए तरीके की युद्ध कला, नए तरीके की युद्ध तकनीक को शामिल करना, इसने यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था को और बढ़ाया और मजबूत किया। नो किंग कुड होप टू मेंटेन आउट ऑफ हिज ओन रिसोर्सेज द लार्ज बॉडी ऑफ कैवलरी दैट वाज नीडेड एंड टू प्रोवाइड देम विद आर्मर एंड इक्विपमेंट। और जो राजा होता था, राजा इस बात की आशा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था कि अपने संसाधनों के बल पर वो इतनी बड़ी कैवलरी, इतनी बड़ी घुड़सवार सेना रखे अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राज्य, अपने इलाके की सुरक्षा के लिए हैं, और उनको हथियार प्रोवाइड करे, इक्विपमेंट प्रोवाइड करे। हैंस द आर्मी वाज डिसेंट्रलाइज्ड। इसलिए जो सेना थी उसका विकेंद्रीकरण था। मैंने बताया ना आपको, assigned to the fief holders and the responsibility of maintaining a fixed source of cavalry and infantry for the service of the king। मैंने बताया है वही बात कि सामंतों की राजा ने सामंतों को जिम्मेदारी दे रखी थी कि भैया अपनी अपनी अलग अलग सेना रखो, और जब देश को सेना की आवश्यकता पड़ेगी तो आप अपनी अपनी सेना लेके आओ। राजा इतनी सारी सेना इकट्ठे एक साथ नहीं रखता था। जहाँ तक भारत का सवाल है, उस समय भारत की जो व्यवस्था थी वो थोड़ी अलग थी। भारत में राजाओं के पास अपनी खुद की बहुत विशाल निजी सेनाएं हुआ करती थी, जिसके बल पर वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे या उसकी सुरक्षा करते थे। लेकिन यूरोप में थोड़ा सा मामला अलग था। जो राजा थे, राजा जो है, राजा बल्कि हम नहीं कहेंगे, राजा भी कोई एक शक्तिशाली सामंत होता था। जैसे अगर 10 ठो फ्यूडल्स हैं, सामंत हैं, तो उसमें जो एक ठो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ताकतवर सामंत हो गया, उसी को राजा स्वीकार कर लिया जाता था। ठीक है। और उसकी सहायता बाकी के जो 9 सामंत होते थे वो अपनी अपनी अलग अलग छोटी छोटी सेना रखते थे, और युद्ध वगैरह में ज़रूरत पड़ने पर वो राजा की सेना सहायता करते थे अपनी सैनिकों के साथ। ठीक है, इस तरह की बात है बच्चों। आज का वीडियो यहीं तक, और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों, कैवेलरी वारफेयर से। ओके, तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट।